नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जहांगीर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा में धामी सरकार का बजट पेश। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया 77,407 करोड़ का बजट। युवा शक्ति पर विशेष फोकस। गुरुवार से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं। 1253 केंद्रों में 2,59,430 छात्र देंगे एग्जाम। नकल रोकने के लिए प्रशासन ने किए कड़े इंतजाम। मंत्री धन सिंह रावत ने परीक्षार्थियों को दी शुभकामनाएं। जोशीमठ में भूदसाव का मामला। 70 दिनों में तहसील प्रांगण में लगातार धरना प्रदर्शन जारी। प्रभावितों ने सरकार और एनटीपीसी पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। देश भर में बढ़ रहा इन्फ्लुएंजा का खतरा। वायरस से बचाव के लिए दून अस्पताल ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। 10 बेड का बनाया आइसोलेशन वार्ड। उत्तराखंड में लोक पर्व फुलदई की धूम। भराड़ी सेन विधानसभा भवन में जीवंत हुई लोक संस्कृति। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। धामी सरकार बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत किया। भराड़ी सेन स्थित विधान भवन में बुधवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने करीब 77,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का यह बजट अहम भूमिका निभाएगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बजट हर वर्ग को प्रोत्साहित करने वाला है। वित्त मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है। अब प्रदेश का युवा नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। बजट में स्वरोजगार योजना के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में धामी सरकार का बजट पेश। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया पेश। 77,407 करोड़ का बजट पेश किया गया। युवा नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा। वित्त मंत्री ने कहा लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50,000। बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान। भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून। एनसीसी कैडेट का भत्ता बढ़ाया। पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए 1 करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान। 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम। G20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान। उत्तराखंड का युवा नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा। स्वरोजगार योजना के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ एहसन पंत फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एहसन पंत, आज उत्तराखंड में धामी सरकार ने अपना बजट पेश किया। 77,000 करोड़ का ये बजट, जहां पर युवाओं पर इस बजट में विशेष तौर पर फोकस किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आज उत्तराखंड सरकार का जो वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट है, उस बजट को पेश किया गया है सदन के पटल पर। और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बकायदा 76,592 करोड़ का आज बजट सदन के पटल पर पेश किया। और सबसे बड़ी बात है, इस बजट में सीधे तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव की छाप दिखाई दे रही है। G20 सम्मेलनों की छाप दिखाई दे रही है। युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, साथ ही साथ महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कौशल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, जल विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए सरकार ने इस बजट को तैयार किया। और सबसे बड़ी बात है कि इस बजट को तैयार करने से पहले राज्य सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से और मुख्यमंत्री ने खुद पहल करते हुए युवाओं से, महिलाओं से, स्वयंसेवी सहायता समूहों से, कारोबारी जगत से और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे थे कि किस प्रकार का बजट उत्तराखंड में चाहिए और बजट के लिए क्या लोग सुझाव देते हैं, क्या लोग सोचते हैं, उसका समावेश इस बजट में जरूर दिखाई दिया है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से जो बजट आज सदन के पटल पर पेश किया गया है, उसमें बीजेपी समर्थित तमाम विधायकों ने इस बजट को महत्वाकांक्षी बजट बताया है। और 2024 और 2025 जो अगला जो दशक होगा, प्रधानमंत्री ने केदारनाथ की धरती से कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड का होने वाला है और उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शुमार हो जाएगा। इसके मद्देनजर धामी सरकार ने इस बजट को पेश किया है। हालांकि विपक्ष के मुताबिक अगर बात करें तो उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया दी है उसमें सीधे तौर पर कहा है कि बजट केवल लोक लुभावन है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में
कहीं ना कहीं इस बजट को इस तरीके से पेश किया गया है ताकि लोगों को अपनी तरफ ज्यादा नजर आए, लेकिन उसका जो अर्थ है वो पूरे तरीके से नजर ना आए। तो कुल मिलाकर के मिली जुली प्रतिक्रिया आम जनता ने भी यहाँ पर दी है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 76,000 करोड़ का जो बजट आज सदन के पटल पर रखा गया है उसमें बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के संपूर्ण विकास को लेकर धामी सरकार ने खाका खींचा है। जी चलिए एहसन पंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जुट चुकी है। एक और जहां भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन केंथोला और राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गुसाई जनसंपर्क कर भाजपा के पुरातन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं कि जिनके दम पर संगठन खड़ा हुआ और आज देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी सरकार है और इनको सम्मानित करने का उद्देश्य हमारा मुख्य तो ये है कि जो नई पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं उन्हें पता चले कि जो हमारे पुरातन कार्यकर्ता हैं जो अब अस्वस्थ हो चले हैं या आयु उनकी बढ़ गई है, वो अब कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं और इस कारण नए कार्यकर्ताओं को जान नहीं पाते। तो उनके घर जाकर सम्मानित करके नए कार्यकर्ताओं से उनका एक तरीके से परिचय कराना। कोटद्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के द्वारा नकल विरोधी कानून लागू किए जाने के समर्थन में नगर में रैली निकाली और इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने ये रैली निकाली है। निश्चित रूप से आज इस प्रदेश के मुखिया का एक बहुत बड़ा निर्णय हम सब के सामने आया है। नकल विरोधी कानून अध्यादेश पास कर करके इस प्रदेश के मुखिया श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने ये तय कर दिया है कि आने वाले समय में जो युवा हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। नकल विरोधी कानून में जो कानून बनाया गया है, आने वाले समय में नकल करवाने वाले, नकल करने वालों की आने वाली पीढ़ी भी कांपेगी, ऐसा ये कानून बनाया गया है। 10 करोड़ रुपए जो सज़ा में जिसकी जो सज़ा है 10 करोड़ से लेकर 10 साल की सज़ा, ऐसा कठोर कानून आज हमारी सरकार ने बनाया है और हम इस आभार रैली से धन्यवाद करने चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि आपने एक ऐसा निर्णय जो एक नज़ीर बन चुका है पूरे देश के लिए, पहला ऐसा कानून यहाँ पर पारित करके आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण जागृत करी है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा हल्द्वानी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 30 महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र और खेल के क्षेत्र में जिले का नाम रोशन करने वाली महिलाएं शामिल है। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी ने शिरकत की। इस दौरान जिले की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रही। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी ने सभी महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सामने देखिएगा जरा सर। सुषमा स्वराज जी एक बड़ा चेहरा भारतीय राजनीति के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन्हीं के आज याद में हम जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सम्मानित कर रही हैं। उन महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम कर रही हैं। तो उन महिलाओं को आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती भानती श्रीनिवासन के निर्देशानुसार पूरे देश भर में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आज हम उन महिलाओं को सम्मानित करना चाहती हूँ अपने राष्ट्र नेतृत्व का कि आज उन्होंने ये शुरुआत करी है सुषमा स्वराज अवार्ड्स की। ये पूरे देश भर में चल रहा है और हमारे प्रदेश में हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती आशा नौटियाल जी द्वारा हमको निर्देशानुसार किया गया है कि 19 जिलों में हम इसको करें और हम लोगों का मोटिव यही है कि जो समाज में काम कर रही हैं महिलाएं, ग्रास रूट लेवल से काम कर रही हैं, उनको एक रिकॉग्निशन दें। होता यह है कि हमारी पहाड़ की बहनें जो है बहुत मेहनत करती हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है और यही हमारी राज्य सरकार और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की भी यही चिंता रहती है कि महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें। उत्तराखंड में गुरुवार से बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न होगी, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और प्रतिभागी छात्रों को डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बधाई और शुभकामनाएं भी दी है।
आपको बताते चले कि करीब 2,60,000 छात्र 1253 सेंटर पर परीक्षा देंगे। देखिए, पूर्व में भी हम लोग परीक्षा की जब तैयारियाँ हो रही थी तब से हमने तैयारी किया है कि इस बार का बोर्ड का रिजल्ट हमारा अच्छा है। और कोविड के बाद निश्चित रूप से एक जो लर्निंग लॉस हुआ था, जो शिक्षा का ह्रास हुआ था, उसके लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलाने, जो अवकाश के अवधि में भी बच्चों की पढ़ाई कराने, इसके अलावा पुराने जो मॉडल प्रश्न पत्र थे उसके आधार पर बच्चों को ये बताना कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये पूरी तैयारी हम लोगों ने पहले से कर रखी है। जहाँ तक परीक्षा की बात है तो 1200 केंद्र हमारे बनाए गए हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और बहुत ही स्वच्छ शुचितापूर्ण परीक्षाएं हमारी होंगी। उत्तराखंड में हमारा इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है कि गलत तथ्य या गलत तरीके से परीक्षा देते हों। तो हम लोग भी इस बार भी शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं कराएंगे और जो हमारी कापियों का मूल्यांकन है उसको भी हम लोग समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि समय से कापियों का मूल्यांकन हो जाए ताकि बच्चों का रिजल्ट समय से जारी हो सके। उत्तराखंड में गुरुवार से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने पर 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें अच्छे से परीक्षा देनी चाहिए और अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए, क्योंकि सभी शिक्षकों के द्वारा स्कूलों में मेहनत की गई है। वहीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन हुए हंगामे को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सदन के भीतर विपक्ष का रवैया सकारात्मक नहीं रहा है। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं इसमें बैठ रहे हैं और हमने 3 बातें कही कि एक तो अति संवेदनशील जितने भी हमारे परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पे पर्याप्त हमने उड़न दस्तों की व्यवस्था कर रखी है, नकल विहीन परीक्षा की हमने जो है पूरे इंतजाम कर रखे हैं। और मैं सभी छात्र छात्राओं को जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा देने के लिए कल से जो है अपने स्कूलों में जाएंगे, उनको अपनी ओर से शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि वो जो है अच्छे मार्क्स लेके पास हो। विपक्ष को भी मुझे लगता है कि संयम बरतना चाहिए था और जो हमारा लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में इसकी गरिमा जरूर रखनी चाहिए कि राज्यपाल अभिभाषण जब होता है तो विपक्ष को इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। खबरें यूं लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी करा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री की वाइब्रेंट विलेन योजना के तहत सीमांत गांव धराली पहुंचे। धराली पहुंचने पर ग्रामीणों और गंगोत्री के रावल तीर्थ पुरोहितों ने केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत मैं धराली गांव पहुंचा हूं। ये क्षेत्र चीन बॉर्डर से लगा हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी की वाइब्रेंट विलेज योजना के आधार पर, एक चमकते हुए गांव की योजना के आधार पर आज धराली गांव में हमारा प्रस्थान हुआ है, प्रवास हुआ है। वाकई में ये क्षेत्र स्वर्ग से कम नहीं है, जहां एक तरफ सूर्य का प्रकाश, दूसरी तरफ माँ भागीरथी, माँ गंगा का आशीर्वाद, तीसरे तरफ पहाड़ों की चोटियों पे चमकता हुआ बर्फ एक रक्षक के रूप में, और एक ऐसा वातावरण जहां एक नई उमंग का असर हर व्यक्ति पर होता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय केंद्र मंत्री जी का, धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि जो आपने अपना समय दिया, हमें जो सीमांत विकास खंड है हमारा सीमा से लगा हुआ, और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जो भी हमारी मांगे होंगी वो अवश्य पूर्ण करेंगे। आज माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार की जो घोषणाएं और जो चीज़ें हमें यहाँ पर बताई, हमें ये एहसास हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में प्रत्येक व्यक्ति तक ये जो है ये सीमांत गांव हैं, और इस सीमांत गांव की ओर जब केंद्र सरकार के माननीय मंत्री हमारी छोटी छोटी समस्याओं को पूछने के लिए आ रहे हैं, तो हम आज जो है इतने प्रसन्न हैं। आज उन्होंने यहाँ पर ये कल्प केदार की भूमि पे कुछ संकल्प, और स्वयं श्री पांच मंदिर समिति को भी ये कहा कि आप तुरंत इन प्रस्तावों को लाए। छुट भैया नेताओं से लेकर अधिकारियों की ड्राइवर तक अब सब हो जाए सावधान। ट्रैफिक व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए और अवैध हूटर्स की लगातार शिकायतें मिलने पर देहरादून एसएसपी ने संज्ञान लिया है और अब गाड़ी पर हूटर या रंगीन कलर के शीशे लगाने पर कड़ी कार्रवाई होनी है। देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पर हूटर या रंगीन कलर के शीशे लगाकर घूमता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में आया है कि काफ़ी प्राइवेट गाड़ियों में लोगों ने हूटर लगाया हुआ है, अनऑथराइज्ड ढंग से, वो लगा नहीं सकते हैं, तो उसके संदर्भ में मैंने कार्रवाई करने के लिए मैंने कही है। दूसरा, काफ़ी लोगों ने अपने प्राइवेट वाहनों में वो कलर्ड फिल्म लगा करके जो है वो बिल्कुल लगा करके गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे इन गाड़ियों का इस्तेमाल बेसिकली गलत काम के लिए होता है। अगर आप पाक साफ हैं तो बिल्कुल भाई क्या दिक्कत है, कोई शीशे को ढकने की क्या जरूरत है। तो इन वाहनों का इस्तेमाल गलत काम के लिए होता है, तो इन दोनों प्रकार के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है। जोशीमठ की तहसील प्रांगण में विगत 70 दिनों से लगातार जोशीमठ के प्रभावित परिवारों के द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। आपको बता दें कि लगातार जोशीमठ के प्रभावित परिवार आज भी अपनी मांगों पर अड़े हैं और लगातार एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए देखी जा सकती हैं। वहीं जोशीमठ के प्रभावित परिवारों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी सारी मांगे नहीं मांगती, पूरा नहीं करती, तब तक वे लोग लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमारी जो पहली मांग है कि पूरे जोशीमठ नगर क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। दूसरी मांग है कि जो एनडीएमए को 7 संस्थाओं ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उसमें बताया जाए कि जोशीमठ का कौन सा क्षेत्र सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित है। तीसरी बात कि एनटीपीसी जो इस पूरे आपदा के लिए जिम्मेदार है, उस पर केंद्र सरकार स्थायी तौर पर रोक लगाए। आज इस तरह हम 10 साल बाद अगर ऐसा आंदोलन करते तो एनटीपीसी हमारे जोशीमठ में आते भी नहीं, और ना हमारे जोशीमठ में जो है कि ये आपदा आती। और इन्हीं की वजह से जो है कि हमारे जो भी हमारे मकानों में जो दरारें आ रखी है, जो भी नुकसान आ रखा है, हमारे एनटीपीसी के द्वारा ही आ रखे। मैं तो यही कहती हूँ कि इस एनटीपीसी को जो है यहाँ से हटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो अभी तक जोशीमठ के बारे में एक ट्वीट तक नहीं किया है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। वो बहुत बद्री केदार वाले बहुत बाबा बने रहते हैं, तपस्या करने आ जाते लोग, लेकिन जोशीमठ के बारे में सोचने को उनके इतनी हमारी तपस्थली है,
ये एक ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक नगरी है। जोशीमठ हमारा बद्रीनाथ का मुख्य पड़ाव है। ये सबसे मुख्य पड़ाव, ये पूरा हमारे सीमांत क्षेत्र होने के नाते बहुत ही मुख्य है जोशीमठ। पर यहाँ पर कोई सरकार के द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं कि जनता कितनी परेशान है, कितनी आहत हो रखी है। मशाल जुलूस निकल रहा है, लेकिन सरकार आज तक हमारी कामनाओं को पूरी नहीं कर रहा है। हम कहते हैं हमारे पूरे जोशीमठ क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित करें। हर जोशीमठ के गरीब से लेकर अमीर जितने भी परिवार हैं सबको फायदा मिले। सब ग्रस्त हो रखे हैं और छोटे बड़े को सबको समान वो मिले, अधिकार मिले। यहाँ पर समान उन लोगों को जो भी मिलना है कि उनको सभी लोगों को लिया जाए। हमारे को जोशीमठ क्षेत्र एक वो हो जाएगा, आपदाग्रस्त घोषित किया जाए। खबर हरिद्वार से है, जहां जिले में नंदा गौरा योजना का लाभ लेने को आवेदनकर्ताओं की ओर से फर्जी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का बड़ा खेल पकड़ में आया था, जिसमें सीडीओ हरिद्वार ने योजना के पहले और दूसरे चरण के अंतर्गत ऐसे 193 मामले पकड़े थे, जिसमें ऐसे आवेदनों को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। हमने यहाँ पे नंदा गौरा योजना में जो भी आवेदन आए थे उसका ढंग से परीक्षण किया, साथ में उसमें परिवार के आय प्रमाण पत्र भी लगाए जाने थे। तो रैंडम इंस्पेक्शन जब मैंने किया तो कई सारे आय प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। जो तहसील से निर्गत हुए थे वो अलग प्रमाण पत्र थे और जो एप्लीकेंट ने लगाए वो अलग थे। तो टोटल ऐसे 193 मामले हमारे संज्ञान में आए जब हमने इसका फिर पूरा अच्छे तरीके से परीक्षण किया। अब सभी 193 मामलों में जो ऐसे फर्जी आवेदन जिन्होंने लगाए थे उनके खिलाफ FIR भी की जा चुकी है। और अच्छी बात यह है कि ये मामला माननीय मंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है और बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स को भी अब इसके लिए बताया गया है कि वो भी अपने अपने जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको भी ढंग से उनका परीक्षण किया जाए। स्वयंसेवी संस्थान जन मैत्री कल्पघाटी युवा समिति उर्गम जोशीमठ के द्वारा नाबार्ड के सहयोग से द्वितीय हथकरघा मेले का आयोजन ब्लॉक प्रांगण में किया गया। आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार और ब्लॉक प्रमुख हरीश परमार द्वारा संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि तत्पश्चात मुख्य अतिथि और जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड चमोली श्रेया जोशी, सहायक खंड विकास अधिकारी मोहन चंद्र जोशी ने संयुक्त रूप से स्टॉलों का निरीक्षण किया। हमने यहाँ पर 2 दिन का ये स्थानीय बाजार, जिसको हम मेला कह सकते हैं, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के विपणन के लिए उनको एक बाजार देने के लिए यहाँ पर आज और कल इन 2 दिनों में यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया हुआ है। इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है और तमाम काश्तकार जो अपने स्थानीय उत्पादों को लेकर चिंतित थे कि बाजार नहीं मिल पा रहा है, आपदा के बाद एक बार पुनः ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर काफ़ी लोग अपने अपने स्थानीय उत्पादों को लेकर आ गए। एक सेल करने का, मार्केटिंग करने का हम उन्हें एक मंच देना चाहते थे, तो नाबार्ड ने उसके लिए यहाँ पे स्वीकृति दी थी कि एक प्रदर्शनी लगाने की। तो उसके लिए यहाँ पे जितने भी हमसे जुड़े हुए FPOs आए हुए हैं, ऐसी चीज़ें आए हुए हैं जो यहाँ का लोकल उत्पादन है, उसको एक तरीके से क्या है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि किस तरीके से वो इसको सेल कर सकें। और आगे क्या है कि इसके अलावा हम आगे भी इस तरीके की प्रदर्शनी करते रहते हैं। जोशीमठ हमारा जो है कि विकास क्षेत्र है और बनाने वालों में कि मैंने पुरानी हस्तकला जो लुप्त हो रहा उसको जागृत करने वालों में कर दिया। मैंने कई बच्चों को सिखा भी दिया, मैंने कई ट्रेनिंग भी दे दिया। और बनाने वाले में जो कि रोट में छाप है, ये पूजे की टोकरियाँ हैं, गणेश जी हैं, हाथी हैं, चिड़िया है और महादेव पार्वती के मुकुटें बनाते हैं। ये पुराने ज़माने के कंगियाँ बनाते हैं, ये फूल की टोकरियाँ बनाते हैं। ये हम कोरोना वायरस के बाद अब इन्फ्लुएंजा वायरस लोगों की परेशानियों को बढ़ाने का काम कर सकता है। दून अस्पताल भी इस वायरस की रोकथाम के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। कई ऐसे मरीज दून अस्पताल पहुंच रहे हैं जिनके लक्षण HN2 वायरस से मेल खाते हैं। हालांकि अब तक किसी मरीज के ऐसी पुष्टि नहीं हुई जिन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण हुआ हो। दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक धनंजय ढोबाल का कहना है कि अस्पताल में इस वायरस के इलाज की किट मौजूद है। वहीं खास इसी वायरस के लिए 10 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया जा चुका है। सामान जो फ्लू में होता है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, हाथ को बार बार चेहरे पे ना लगाएं, बार बार हाथ को धोना, यही सारी एक तरह के फ्लू में, क्योंकि ये सब इन्फ्लुएंजा वायरस के म्यूटेंट्स हैं, सारी इन्फ्लुएंजा जो भी बीमारियां होती हैं उसमें ये आपको फायदा करते हैं। कितना घातक ये साबित हो सकता है? कोरोना के बराबर माना है? कोरोना के बराबर कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी उस हिसाब से जिस हिसाब से फैला है, मोर्टेलिटी नहीं हुई है, इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है।
रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह की अगुवाई में निगम और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने नगर के होटलों और ढाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सहित तमाम खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए गए। वहीं कुछ दुकानों पर पॉलिथीन को लेकर भी चालान किए गए, तो वहीं घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए गए। वहीं इस दौरान टीम को स्थानीय व्यापारियों का विरोध भी करना पड़ा। अब कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और सारी चीज़ें की दुकानें शुरू भी हो जाएंगी। तो उसी क्रम में हम मार्केट में भी निरीक्षण कर रहे हैं कि जो भी क्वालिटी और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स जो मार्केट में कोई भी एक्सपायर्ड ना हो, उसी क्रम में हम संयुक्त निरीक्षण कर रहे हैं। और आपूर्ति विभाग के साथ भी कर रहे हैं कि कोई सिलेंडर जो है कमर्शियल वाले यूज़ करें, कोई भी होटल जो है वो नॉन कमर्शियल का यूज़ करें, तो जो भी है उन्हें सीज करें। बाकी जहाँ भी हमें एक्सपायर्ड मटीरियल मिल रहा है तो हम उसको नोटिफिकेशन करेंगे। सर कितने लोगों के चालान काटे गए हैं? शॉप्स पे फूड सेफ्टी के लिए कराए, एक्सपायरी के लिए, और मल्टीपल शॉप्स पे हमने। हल्द्वानी की चोरगलिया थाना पुलिस से एसओजी और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गुलदार की खाल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। एसएसपी पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि चोरगलिया में चेकिंग के दौरान 24 वर्षीय सूरज के पास गुलदार की खाल बरामद हुई। पकड़े गए तस्कर ने पूछताछ में बताया कि उसने मांस में जहर मिलाकर गुलदार को पहले मौत की घाट उतारा और उसके बाद उसके दांत बेच दिए और अब गुलदार की खाल बेचने के लिए सूरत जा रहा था। ये सूरज जो है चोरगलिया का रहने वाला है और ये 24 साल इसकी एज है। इसके द्वारा जो बताया गया पूछताछ में जो चीज़ निकल के आई, इसके पास से जो है खाल बरामद हुई है जो गुलदार की खाल है। ये आपका इसके द्वारा जो पूछताछ में चीज़ निकल के आई, ये सूरज गुजरात में काम करता था, वहाँ इसको इसकी डिमांड के बारे में पता चला तो इसने अपने गाँव में आकर वापसी में आपका मीट में जहर डाल दिया, जिससे जो है इसकी खाने से इसकी डेथ हो गई। उसके बाद इसने खाल और दांत वात उसके निकाले, उसको बेचने की ये फिराक में था। सूरत जा रहा था वापस और इसमें कंबाइंड अभियान पुलिस, एसओजी और फॉरेस्ट का कंबाइंड अभियान चला, जिसमें तीनों ने मिलकर के इसको गिरफ्तार किया गया। और इन सभी खबरों के साथ जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।